रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्लाउड के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्लाउड क्यों आया और किस तरह की कंपनी जो है वो क्लाउड को यूज करती है। तो क्लाउड समझने के लिए सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन को समझते हैं। तो जब लोगों को सर्वर तो पहले क्या होता था, हर पहले छोटे छोटे सर्वर्स हुआ करते थे। आपको अगर याद हो 2 GB का सर्वर बहुत बड़ा माना जाता था उस समय पे, राइट। तो लोग क्या करते थे, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, मान लीजिए इस एक सर्वर यहाँ पे बना लिया और इस सर्वर पे एप्लीकेशन, ऊपर वाले सर्वर पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी एंड इस पे डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया। अब जब मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन एंड डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए Naukri.com है, राइट। तो Naukri.com को फ्रंट एंड पे चलने के लिए जाहिर सी बात है कोई कोड चाहिए होगा, और जो डेटा सेव कर रहा है, यानी जहां पे उसने जॉब सेव की हुई है या जहां पे उसने आपका और मेरा प्रोफाइल सेव किया हुआ है, वो उसने डेटाबेस में सेव किया होगा, राइट। तो हो सकता है डेटाबेस कोई भी हो सकता है, जैसे कि माई सिक्वल हो गया, फेमस डेटाबेस है ये, या पोस्ट ग्रेस सीक्वल हो गया, या ओरेकल हो गया, राइट। तो यहाँ पे कोड होता है और यहाँ पे एप्लीकेशन होती है। आज के समय में एप्लीकेशन में और दुनिया भर की चीजें आ गई, जैसे कि वही कैशिंग करने के लिए रेडिस यूज कर लेते हैं, सर्च के लिए इलास्टिक कर लेते हैं, लेकिन एक क्लासिक आर्किटेक्चर जो था एप्लीकेशन का वो यही होता है। भाई एप्लीकेशन हुई और उसमें एक डेटाबेस हो गया, राइट। अब हुआ क्या कि ये क्लासिक आर्किटेक्चर था। फिर क्या हुआ, सर्वर बड़े बड़े आने लगे। भाई ये तो ठीक है, इस सर्वर की अगर कैपेसिटी है मेरी, मान लीजिए 2 कोर एंड 2 GB रैम, राइट। तो ये ठीक है, लेकिन अगर अब मेरे पास अगर बड़े सर्वर्स आने लगे, जैसे कि एग्जांपल वो देता हूं मैं आपको इधर। तो मान लीजिए एक सर्वर आया अपने पास जिसमें 24 कोर्स है और 16 GB रैम मान लेते हैं हम लोग, राइट। अब क्या है, इतने बड़े सर्वर पे अगर हम ये एप्लीकेशन का चलाएंगे खाली, या इतने बड़े सर्वर पे अगर हम डेटाबेस चलाएंगे, तो हो सकता है इसके बाकी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज ना हो सही से, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आया है। एक आप ये सोचिए कि भाई ऐसे सर्वर है, बहुत सारे फिजिकल सर्वर्स जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, और एक समझिए एक ही सर्वर है जिसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स चल रहे हैं। तो बेटर अप्रोच कौन सी है, जिसमें एक ही सर्वर में मल्टीपल सर्वर्स चल रहे हैं, वो बेटर अप्रोच है। तो वर्चुअलाइजेशन वही टेक्नोलॉजी लेके आया। वर्चुअलाइजेशन ने बोला कि भाई अच्छा, आपको आपको सर्वर चाहिए, तो एक काम करो, आप ना इसी के अंदर छोटे छोटे सर्वर बना लो। जैसे ये हो गया, जैसे कि एक और सर्वर यहाँ पे हो गया, राइट। जैसे हो सकता है कि भाई एक और सर्वर और बन गया। तो एक 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 हार्डवेयर पे मल्टीपल सर्वर्स बनाने की फैसिलिटी वर्चुअलाइजेशन ने दी। लेकिन जो प्रॉब्लम फिजिकल हार्डवेयर के टाइम पे आई थी, वही प्रॉब्लम वर्चुअलाइजेशन के टाइम पे आ गई। यानी मान लीजिए यही हार्डवेयर बढ़ बढ़ के काफी ज्यादा हो गए। तो जो जो सिस्टम एडमिन था, जो एक सिस्टम इंजीनियर था, जो इन सारे सिस्टम को मैनेज कर रहा था, वो सिस्टम एडमिन को समझ में आया कि यार ये मैनेज करना तो बहुत टफ रहेगा, राइट। फिर आया क्लाउड। क्लाउड ने क्या बोला, क्लाउड ने बोला कि यार देखो, आपको क्या चाहिए, एक तो कुछ तो आपको कंप्यूट चाहिए, राइट। तो मैं ना कुछ इंस्टेंसेस कंप्यूट के लिए डेडिकेटेड कर देता हूँ, कुछ फिजिकल हार्डवेयर कंप्यूट के लिए। कंप्यूट मतलब जहां पे एक्चुअली में वर्चुअल मशीन चलेगी, राइट। उसके बाद क्या है कि कुछ ये सारा, मैं इसको कंप्यूट नाम दे देता हूँ, एक मिनट रुकिए। उसके बाद कुछ जो है वो एक उनको नाम दे दिया डैशबोर्ड सर्वर्स के लिए, जो डैशबोर्ड से कनेक्टेड है, जो मतलब जिससे जिससे जहाँ पे यूजर आके बात करेगा। क्लाउड ने क्या बोला कि यार स्टोरेज के लिए ना मैं अलग सर्वर दे रहा हूँ। तो कुछ सर्वर्स आपके आ गए स्टोरेज के लिए। और ये मान लीजिए एक एक तरीके से एक नेटवर्क कनेक्टिविटी में राउटर आ गया। तो जब भी किसी यूजर को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है और बाकी सारे सर्वर इसके इधर से कनेक्टेड है, सारे सर्वर्स कनेक्टेड है यहाँ से मान लीजिए, और स्टोरेज भी कनेक्टेड है यहाँ से, जो स्टोरेज वाले सर्वर्स हैं, दोनों सर्वर्स, राइट। और एंड यूजर जो है, एंड यूजर आया यहाँ पे।
और क्लाउड एडमिन को भी एक से कनेक्ट करना पड़ा बस। तो अगर आप पहले वाली अप्रोच देखेंगे, पहले वाली अप्रोच में क्या था, पहले वाली अप्रोच में क्लाउड इंजीनियर हर एक सिस्टम से अपने आप कनेक्ट कर रहा था। इधर वाली अप्रोच में अगर आप देखेंगे तो ये इससे भी कनेक्ट कर रहा है, ये बाकी मशीन से भी कनेक्ट कर रहा है, और ये सबसे इसको मैनुअल कनेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आप अगर क्लाउड के केस में देखेंगे, क्लाउड के केस में क्या है, एक डैशबोर्ड अलग है, डैशबोर्ड जो है स्टोरेज से भी कनेक्टेड है, और ये कंप्यूट भी स्टोरेज से कनेक्टेड है, और जो आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है वो एक्चुअली में यहाँ चल रही है, यहाँ पे। तो ऑल मैनेजमेंट जो है वो आसान हो गया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को आशुतोष? हाँ सर। ठीक है। तो अब इंटरनेट पे देखिए अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है। इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि भाई क्लाउड का मतलब है ये, क्लाउड का मतलब है कि भाई सर्वर्स, कोई भी चीज आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर दो तो वो एक किस्म का क्लाउड हो गया। लेकिन अगर आप यही चीज समझने की कोशिश करेंगे, क्लाउड आया क्यों, तो एक तो है मैनेजमेंट, दूसरा ना क्लाउड जब आया था तो वो एक मॉडल था पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल, ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया। पे एज यू गो मॉडल का मतलब है कि भाई आप उतना ही पैसा पे करेंगे जितना जितना रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज किए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने जैसे पहले के तरीकों में होता था, पहले का पेमेंट तरीका होता था कि भाई आपने पूरा का पूरा सर्वर ले लिया और आपने एक महीने का पैसा दे दिया। अब चाहे उस सर्वर को आप आधा घंटा यूज करो या एक महीना यूज करो, पैसा तो आपको एक महीने का ही देना पड़ेगा, राइट? तो ये पहले के तरीके से ऐसा होता था। लेकिन क्लाउड ने बोला कि यार आप ना पैसा पूरा आप जितना यूज करोगे ना उतना पैसा दो। तो क्लाउड पे अलग अलग पेमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एक हो गया ऑन डिमांड। ऑन डिमांड एक, इसमें क्या होता है कि भाई आपका इंस्टेंस जो है वो जितने घंटे चलेगा उतने घंटे के हिसाब से पैसा अपना आप पे करोगे। एक मॉडल होता है भाई मैंने कमिट कर दिया एडब्ल्यूएस को कि भाई मैं एक साल तो यूज करूंगा ही करूंगा कोई भी इंस्टेंस। तो एडब्ल्यूएस को जो ऑन डिमांड वाली कॉस्ट है उसके कंपैरेटिवली ये कॉस्ट बहुत सस्ते में दे देता है, राइट? तो ये चीजें हैं, ये क्लाउड बहुत डिफरेंस लेके आया। अब दूसरी चीज क्या हुई, अब मार्केट में ना दो या तीन तरीके के क्लाउड अवेलेबल है। मार्केट में दो या तीन तरीके के क्लाउड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप बात करेंगे किस तरीके, तो सबसे पहला हो गया हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या है? प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि एक तरीके से कंपनी ने खुद के लिए क्लाउड बनाया है। अब मानिए कि आप एक कंपनी में हैं और वो कंपनी में अब वो कंपनी खुद के सर्वर्स मैनेज करने के लिए क्लाउड बना रही है, राइट? तो एक तरीके से वो हो गया हमारा प्राइवेट क्लाउड, राइट? अब ओपन स्टैक आपने सुना होगा। ओपन स्टैक जो है, अब काफी लोग ये मानते हैं भाई ओपन स्टैक जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर, वो एक प्राइवेट क्लाउड है, लेकिन नहीं। ओपन स्टैक एक सॉफ्टवेयर है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए। हो सकता है कि भाई आप कल को बोलो कि यार मैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपकी खुद की कंपनी है, आपने बोला भाई मैं तो ओपन स्टैक यूज करूंगा लेकिन मैं अपने खुद के सर्विस मैनेज करने के लिए ओपन स्टैक यूज करूंगा, तो वो आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया। या आपने आपने बोला कि यार मैं ना एक अपनी अलग से कंपनी बनाऊंगा जिसमें मैं लोगों को सर्विस बनाने का प्रोविजन दूंगा, वो पब्लिक क्लाउड हो गया, राइट? एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि भाई आप यूज तो पब्लिक प्राइवेट क्लाउड कर रहे हो, अपना खुद का सर्विस पे बनाया हुआ आपने, लेकिन आप कुछ सर्विसेज जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज की सर्विस हो गई, वो आप बाहर से यूज कर रहे हो, तो वो आपका हाइब्रिड हो गया। तो कल को कोई भी पूछेगा भाई आप किस तरीके का क्लाउड यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे भाई मैं तो हाइब्रिड क्लाउड यूज कर रहा हूँ, कुछ सर्विसेज हम लोग प्राइवेट यूज कर रहे हैं, कुछ पब्लिक यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। ओके। अब देखिए अब क्या होता है कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना? हाँ सर। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना कि इस स्क्रीन में तो जो ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये है अवेलेबिलिटी जोन्स, ये सॉरी ये है रीजन्स, ये है कौन से वाले सर, जो पूरे ब्लू, डार्क है? जो बिल्कुल डार्क है, जो बिल्कुल डार्क ब्लू है, राइट? और हम्म। एक आप देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं ब्लू के अंदर ये वाला देख रहे हैं, ये वाले। हम्म। तो ये जो है ये है अवेलेबिलिटी जोन। ये है अवेलेबिलिटी जोन की, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन हमारा अवेलेबल है। अब ये चीज समझिए, अवेलेबिलिटी जोन और जो रीजन है उसमें डिफरेंस क्या है? रीजन का मतलब होता है एक लोकेशन। एक मिनट सर, लिख लेने दीजिए। हम्म
रीजन मतलब लोकेशन, ठीक है सर। रीजन का मतलब होता है एक लोकेशन। मान लीजिए एक रीजन है हिंदुस्तान, इंडिया, राइट। एक रीजन है सिंगापुर, वैसे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक रीजन है सिंगापुर, ठीक है। एक रीजन हो गया यूएस ओहियो, एक रीजन हो गया यूएस और ओरेगन, राइट। तो ये अलग अलग रीजन है। आप एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक रीजन दूसरे रीजन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। एक रीजन दूसरे रीजन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। आपको आपका कल को आप रिसोर्सेज बनाएंगे, वो चीजें निर्भर करेगी कि आप रिसोर्सेज कहाँ से एक्सेस करेंगे। भाई कल को मान लो आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं सिंगापुर में जाकर, राइट। लेकिन सिंगापुर में अब आप उसके सर्वर्स अगर इंडिया में बनाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं है। उसके सर्वर्स इंडिया में बनाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके यूजर्स को लेटेंसी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका ट्रैफिक इंडिया से सिंगापुर जाएगा। तो कल को आप देखेंगे कि यार ये सर्विस एक्चुअली में यूज कहाँ होगी। ये सर्विस यूज होगी भाई हमारी फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो आप इंडिया में बनाएंगे उसे, रेदर कि आप उसे किसी और रीजन में बनाएं। अब एक रीजन के अंदर ना मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या है? मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है कि भाई अलग अलग डेटा सेंटर्स एक अवेलेबिलिटी जोन की और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर दूरी होती है करीबन 7 to 10 माइल्स, राइट। 7 to 10 माइल्स यानी 10-12 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस होता है। और ये कनेक्टेड होते हैं प्राइवेट कनेक्टिविटी से, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं होते। तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे प्रोडक्शन में कि आपने एक रिसोर्स बना दिया फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन में, और एक रिसोर्स बना दिया फॉर एग्जांपल अपना सिंगापुर रीजन में, राइट। आप हमेशा एप्लीकेशन अपनी एक ही रीजन में रखेंगे, लेकिन हाँ रिडंडेंसी के लिए आप अवेलेबिलिटी जोन मल्टीपल रख सकते हैं। भाई मुंबई में मान लो आपके 2 अवेलेबिलिटी जोन है फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप मुंबई में अपनी कुछ सर्वर्स रख सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन 1 में, और कुछ सर्वर्स रख सकते हैं आप अवेलेबिलिटी जोन 2 में, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ठीक है सर। अब ये सारे जो हैं, ये सारे अवेलेबिलिटी जोन है जो डार्क देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये हो गया, राइट। ये एक अवेलेबिलिटी जोन इन्होंने बना दिया यहाँ पे, सॉरी रीजन बना दिया। यहाँ एक अलग वो अवेलेबिलिटी जोन आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ कुछ चाइना वगैरह में है, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ है, यूएस में तो काफी है इनफैक्ट, क्योंकि ये है ही वहीं से बिलोंग करता है। जर्मनी में भी काफी है, ठीक है। ये सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं इसके। आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अब अज़ूर ना हर क्लाउड का अलग अलग ऑफरिंग का तरीका है। अब जैसे कि बात करेंगे एडब्ल्यूएस, तो एडब्ल्यूएस में क्या होता है कि आप भाई आप साइन अप कर लो, और आपको कुछ रिसोर्सेज फ्री मिलेंगे, कुछ चुनिंदा रिसोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। मतलब जैसे कि मान लो आप बोलते हो कि यार मेरे को ना एडब्ल्यूएस में मुझे वो एक सीपीयू एंड 1 GB की रैम लेनी है, तो वो फ्री है। 1 साल के लिए फ्री है वो, 1 साल के बाद पैसा चार्ज होगा उसको। महीने में 720 या 710 आवर्स ही फ्री है उसके। यानी अगर आपने वो इंस्टेंस 2 चला लिया सेम कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको 15 दिन तक पैसा देना पड़ेगा, 15 दिन का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वही एक ही इंस्टेंस आपने पूरा 1 महीना चलाया, तो उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे एक महीने में कितने घंटे होते हैं, तो 720 या 710 घंटे निकल के आते हैं। ठीक है। अब जैसे एडब्ल्यूएस का तरीका ये है। अब थोड़ा सा अज़ूर का तरीका डिफरेंट है। अज़ूर बोलता है भाई मैं ना आपको 2 तरीके दूंगा, राइट। एक तरीका तो मैं आपको दूंगा, आप ना 30 दिन के लिए फ्री यूज कर लो, राइट, कुछ कुछ सर्विस, ठीक है। दूसरा तरीका आप बोलता है कि अगर आपको फ्री यूज नहीं करना ना, आप एक काम करो, पे एज यू गो मॉडल में चले जाओ, मैं आपको उसमें 13,000 रुपए के आसपास आपको फ्री दूंगा क्रेडिट्स, उसे आप यूटिलाइज कर लो किसी भी चीज में, राइट। तो ये अज़ूर का मॉडल है। एंड सिमिलर मॉड्यूल जो है वो जीसीपी का मॉडल भी है, लेकिन जीसीपी 30 दिन वाला ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जीसीपी बोलता है भाई मैं आपको ना $300 दूंगा, तो जीसीपी ज्यादा देता है। जीसीपी देता है करीबन 20,000 के आसपास, यानी $300, और वो देता है करीबन $200 के आसपास। तो बोलता है मैं आपको $300 दूंगा, आप यूटिलाइज कर लो जो करना है, उसके बाद $300 खत्म हो जाएंगे आपके, तो मैं पैसा चार्ज करूंगा आपको। जीसीपी का मॉडल ये है। ओके। ठीक है। अब जब आप अज़ूर पे आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप अज़ूर पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिल जाएगी अज़ूर की, राइट। ये मैंने साइन अप किया हुआ इधर अपने अकाउंट से, तो आप साइन अप करेंगे इस तरह। साइन अप जब आप करेंगे, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपको भेजेगा, उसके बाद आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसके बाद आपकी
आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स क्या है, उसमें से आपका 2 रुपया कटेगा टेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए, फिर वो 2 रुपये आपको वापस भी हो जाते हैं, राइट। तो इस स्क्रीन पे लैंड करेंगे, तो अब यहाँ पे अगर आपको सर्विसेज एक्सप्लोर करनी है तो ये सर्विसेज है अज्योर की एक्चुअली, सारी सर्विसेज, राइट। तो अभी हम आज एक्सप्लोर करते हैं वर्चुअल मशीन की सर्विस। आज आप देख लीजिए, कल आज शाम को या कल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये हमारी एक वर्चुअल मशीन की सर्विस है जिसमें हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ क्या है, हम क्या करने वाले हैं। तो हम लोग का सबसे पहला एजेंडा क्या है, सबसे पहले हम लोग एक अज्यूर का इंस्टेंस लेंगे। इंस्टेंट मतलब वीएम। हाँ, वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन पे हम लोग एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के बारे में सुना है आपने? नहीं सर। वर्डप्रेस एक एप्लीकेशन है, पीएचपी में लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, इसलिए मैं वर्डप्रेस का एग्जांपल लूंगा। अब देखिए, दो अप्रोचेस हैं। एक तो मैं बता रहा हूँ कि आपको भैया आप वर्चुअल मशीन यूज कर लो और वर्चुअल मशीन इस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन बना के हम उस पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ताकि हम उसे टेस्ट भी कर लें, ठीक है। राइट। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन अप्रोच यूज करेंगे। वर्डप्रेस में आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट माइस्क्ल के साथ हम इंस्टॉल कर लेंगे सेम मशीन पे, राइट। बाद ठीक है। में हम लोग इसकी सैस सर्विस यूज करेंगे, सैस सर्विस। सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस, और अपना जो डेटाबेस है उसको अलग अलग करेंगे यहाँ से। तो आप ये भी सीख जाएंगे कि डेटाबेस कैसे माइग्रेट करते हैं एक रनिंग इंस्टेंस का, और आप ये भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप अलग मशीन पे माइस्क्ल सेटअप कर सकते हैं, मतलब अलग सैस सर्विस यूज कर सकते हैं इसकी एज्योर पे। ठीक है सर। हाँ जी, अब मैं आ गया वर्चुअल मशीन वाले पे। मैंने यहाँ से लेफ्ट में गया, लेफ्ट में क्लिक करने के बाद मैं वर्चुअल मशीन पे आया। ठीक है, तो मेरा फ्री ट्रायल है अभी। मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप मतलब एक तरीके से जहाँ पे एक तरीके से सारे इंस्टेंसेस एक ग्रुप के अंदर कंसीडर हो जाएंगे। वर्चुअल मशीन का नाम मैं दे देता हूँ APVM। एशिया पैसिफिक ले लिया मैंने, इंडिया। ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट है। मैंने Ubuntu 18.04 ले लिया। 18.04 मतलब LTS स्टैंड फॉर लेटेस्ट। इसमें ना स्पॉट इंस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट होता है। स्पॉट इंस्टेंसेस होते हैं जो AWS, जो जैसे AWS में भी आपने सुना होगा स्पॉट इंस्टेंसेस होते हैं, और Azure में भी स्पॉट इंस्टेंस होते हैं। GCP में इंस्टेंसेस को कुछ और बोलते हैं, प्री मैट्री ऐसा कुछ नाम होता है उसमें। तो स्पॉट इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो जो स्पेयर हार्डवेयर पड़ा होता है, स्पेयर हार्डवेयर पे आपके रिसोर्सेज लॉन्च होते हैं। स्पेयर हार्डवेयर, और ये इंस्टेंस जो है कंपैरेटिवली ऑन डिमांड इंस्टेंस से 90% चीपर होते हैं। लेकिन इस इंस्टेंस में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी क्लाउड प्रोवाइडर को, यानी हमारे केस में Azure को, तो उस समय ये रिसोर्सेज आपसे वापस ले लेंगे विद अ नोटिफिकेशन ऑफ 2 मिनट, राइट। तो डेव स्टेज वगैरह इस पे चला सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन चलाना इस पे एडवाइजर। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंस टाइप हो गया जिसका मंथली कॉस्ट इसने बताया कुछ इतना है। मैं बहुत छोटा इंस्टेंस ले लेता हूँ। इसके अंदर 1 GB रैम है, 1 CPU है। यूजर नेम आप जो भी देना चाहें। मैं देता हूँ Ubuntu। जनरेट न्यू की पेयर। तो ये की पेयर है जो ये यूज करेगा ये लॉग इन करने के लिए, राइट। तो एक की पेयर आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी है यहाँ पे।
ठीक है। पब्लिक इनबाउंड पोर्ट कौन सा अलाउड है? 22 पोर्ट अलाउड है, यानी एसएसएच वाला जो पोर्ट होता है ना इसका, वो वाला पोर्ट अलाउड है। राइट। सेकंड है डिस्क ऑप्शन, तो ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर करेंगे अभी। ठीक है। एनक्रिप्शन हमें नहीं चाहिए। तो ये डिस्क है। तो आप अगर स्टैंडर्ड एसडीडी करेंगे तो स्टैंडर्ड एसडीडी जो एचडी की ड्राइव्स आती थी पहले वो है। तो स्टैंडर्ड एसडीडी करेंगे तो स्टैंडर्ड एसडीडी में आपको जो नॉर्मल एसएसडी होती है ये थोड़ी हाई परफॉर्मेंस वाली होती है, प्रीमियम एसएसडी। तो मैं स्टैंडर्ड एसडीडी दे देता हूँ। राइट। एनक्रिप्शन हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में डिफॉल्ट हम लोग वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं। कल को एक वर्चुअल नेटवर्क आएगा, हम लोग उस पे बनाना भी सीखेंगे खुद भी। लोड बैलेंसर अभी के केस में नहीं है। मैनेजमेंट में आया। मैनेजमेंट में कुछ कुछ सवाल है कि भाई मॉनिटरिंग आपको करनी है नहीं करनी, आइडेंटिटी आपको चाहिए। नीचे आइडेंटिटी मतलब जब आप आईएम से पर्टिकुलर अगर एक्सेस आपको देना हो। राइट। ऑटो शटडाउन अनेबल है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो ऑटो शटडाउन चाहिए। बैकअप इसका अनेबल है या नहीं है, बैकअप अनेबल नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है। एडवांस में क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ एक्सटेंशन अगर आप चाहते हैं वही इंस्टॉल हो जाए मेरे इंस्टेंस पे, आप चाहते हैं कि यार मेरे इंस्टेंस पे ना जो है सर्विस फॉर एग्जांपल एचटीटीपीडी स्टार्ट हो जाए। राइट। आप ये जो भी चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप इंस्टेंस बनने के टाइम पे एग्जीक्यूट होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ न्यू इंस्टेंस, और यहाँ लिख देता हूँ एपी2बी अकेडमी एबीसी के अंदर टैग कर देता हूँ। टैग जो इंस्टेंस का आप नाम देना चाहते हैं वो है ये। कोई भी टैग, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में मल्टीपल मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, तो आपको अगर टैग करना हो कि यार ये रिसोर्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए है, उसके लिए है, तो मैं कहता हूँ apvm.com फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये ना डाउनलोड की पेयर है, तो जो की पेयर आपने अभी बनाई है वो की पेयर डाउनलोड करनी है। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये की पेयर एक ही बार डाउनलोड करने को मिलेगा आपको। उसके बाद अगर ये की पेयर गुम चली गई तो इंस्टेंस रिबूट करके और फिर उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है रिकवर करने का की। एक सेकंड। थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्च होने में। एक बार जब ये लॉन्च हो जाएगा आशुतोष, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी लेंगे। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पूरा स्क्रीन।
आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो इस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी लेंगे आप। पब्लिक आईपी लेने के बाद जो की हमने डाउनलोड किया उसकी परमिशन हमें चेंज करनी पड़ेगी 600। अब विंडोज में जरूरत नहीं पड़ती है, apvm करके की का नाम है। तो ये की है जो अभी डाउनलोड हुई होगी। अगर आप इसका टाइम स्टैम्प देखेंगे तो अभी 9:06 हो रहे हैं, तो 9:03 पे डाउनलोड हुई है। यूजर नेम अगर आपको याद होगा हमने उबंटू दिया था, और की मैं ऐसे स्पेसिफाई करूंगा ये, और ये मैंने आईपी जो इधर से कॉपी किया है ये वाला। तो ये मैं उस इंस्टेंस पे लॉग इन कर गया हूँ अभी, राइट। इस इंस्टेंस पे हमने मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो इंस्टेंस आ गया और मैं यहाँ पे sudo -i करता हूँ, तो मैं रूट बन गया। अब जो भी कमांड मैं इस पे चलाऊंगा, वो एक्चुअली में चल रही होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। तो ये हमने एक बेसिक इंस्टेंस आज एक बना लिया आज पे। सर ये उसकी पब्लिक की वो कैसे चेंज किया हमने? परमिशन यस सर। ये chmod 600। नहीं सर, ये कमांड कैसे चलाया? अभी मैंने तो सर्वर पे लॉगिन नहीं किया, की तो मेरे लोकल ऐप सिस्टम में पड़ी होगी। हाँ, ये देखो ना, मैं वापस एग्जिट करता हूँ, क्विट करता हूँ, की मेरे लोकल सिस्टम पे है ये। ये सर, ये आपने क्या ओपन किया ये आप? ये अच्छा। मेरा टर्मिनल है, मतलब मेरे पास ना ये मैक है। ओके तो आपके केस में ये पुट्टी से करेंगे आप, मैं आपको बताऊंगा कल कैसे करना है आपको। ओके ओके ओके। एक मिनट रुकिए।